नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। वैसे चार ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ज़्यादा है नहीं। पहली न्यूज़, डिसीजन ऑन राजीव केस कॉन्विक्ट सून। देखिए, राजीव गांधी जी का असैसिनेशन केस क्या था और उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स कहां तक पहुंची हैं, उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। राजीव गांधी मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, राजीव गांधी असैसिनेशन मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल LTTE का क्या रोल था, श्रीलंका के सिविल वॉर की बेसिक इंफॉर्मेशन, कैसे इस कॉन्स्पिरेसी को हैच किया गया, और अभी के लिए इनके जो मर्डर्स हैं, जिन्होंने इनके मर्डर को प्लान किया था, उनके खिलाफ जो केस चल रहा है वो इतना लंबा क्यों चल रहा है, उनको आज तक फांसी पे क्यों नहीं चढ़ाया गया, फांसी पे नहीं चढ़ाया गया तो उनको छोड़ने की बात करी जा रही है। ये पूरी की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। यहां पे देखते हैं क्या निकल के आता है। यहां पे निकल के ये आता है दोस्तों कि हुआ ये है कि भाई एक हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में ओरली जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता साहब, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, ये बहुत जल्दी ही डिसीजन लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से अगले 3 से 4 दिनों में, कि भैया ये जो रिलीज की पिटीशन डाली गई है ना एजी पेरिया वेलन के साथ, एजी पेरिया वेलन लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहा है फॉर द असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। अगर आप बात करो असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की, तो उसमें एजी पेरिया विलन को सजा मिली है, नलिनी को सजा मिली है, मुरुगन को मिली है, संथन को मिली है, जयकुमार को मिली है, रविचंद्रन को मिली है, रॉबर्ट पयास को मिली है। ये लोग तो इंडिया में पकड़ लिए गए, तो इनको पकड़ के जेल में डाल रखा है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडिया से भाग गए, उनके खिलाफ आज भी इंक्वायरी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो क्वेश्चन किया सरकार से, भाई कब तक इंक्वायरी चलाओगे, साल हो गए इंक्वायरी चलते हुए, कब हुआ था राजीव गांधी जी का असैसिनेशन। समझिए आप बात को। 1991 से इंक्वायरी चली रही है यार, 30 साल बीतने को आ गए हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से अगले 3 से 4 दिनों में ये डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई एजी पेरिया वलन को रिलीज करना है या नहीं करना है। सिंपल बात यहाँ पे ये है। ओके, फिर कोर्ट ने जो फाइनली अपना ऑर्डर इशू किया, छोटा सा ऑर्डर, उसमें ये बोला कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बोला है कि भाई ये जो पिटिशनर है पेरिया वेलन, जिसने अपने खिलाफ एक आप कह सकते हो छोड़ने की एप्लीकेशन दायर की है, एक पिटीशन दायर की है कि भाई मुझे छोड़ दिया जाए, बहुत दिन हो गए हैं। आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 हफ्ते के अंदर डिसीजन लिया जाएगा और 4 हफ्ते के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे और इस केस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते के बाद जब इस पर्टिकुलर एजी पेरिया वेलन के रिलीज केस के ऊपर तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी का ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर फिर से बातचीत होगी। ठीक है ना भाई। ये जो सॉलिसिटर मेहतर है, सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, इनका सबमिशन आया ऑन द सेकेंड डे ऑफ हियरिंग। ये पिटीशन किसने फाइल की है, तो पिटीशन पेरिया वेलन ने फाइल की है। उनके बिहाफ पे कौन कौन इन्वॉल्व है, तो सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण इन्वॉल्व है, एडवोकेट प्रभु राजा सुब्रमण्यम इन्वॉल्व है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बस यही सवाल किया जा रहा है कि भाई ये पर्सन इतने लंबे समय से लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहे हैं, जब तमिलनाडु की स्टेट कैबिनेट इस बात पर अप्रूवल दे चुकी है कि इन 7 कन्विक्ट्स के लाइफ सेंटेंसेस को रिमिट कर दिया जाए, तो इतना डिले क्यों हो रहा है। डेथ पेनल्टी को माफ करने की सजा एक स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर के पास नहीं होती, स्टेट के गवर्नर के पास नहीं होती, लेकिन अब देखिए प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि भाई एक पर्सन की डेथ पेनल्टी को वो लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल सकता है। ओके, लाइफ इंप्रिजनमेंट से उसको माफ करने की सजा है गवर्नर के पास। तमिलनाडु का जो कैबिनेट था उसने पहले ही इन 7 कॉन्विक्ट्स के लाइफ सेंटेंसेस को रिमिट कर दिया। फॉर्मल ऑर्डर निकालना था तमिलनाडु के गवर्नर को कि हाँ भाई हम इन 7 कन्विक्ट्स को छोड़ रहे हैं, और उनको छोड़ दिया जाता, लेकिन अब तक ये फॉर्मल ऑर्डर निकाला नहीं गया है। यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई इस फॉर्मल ऑर्डर को निकालने में इतनी देर क्यों हो रही है। ठीक है भाई, आर्टिकल 61 के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे रखे हैं जिसमें गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास ये पावर है कि वो ग्रांट कर सकता है पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सस्पेंड सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन convicted of any offense against any law relating to a matter to which executive power of the state extends। इसके बारे में मैं लक्ष्मीकांत में वीडियो बना चुका हूं। पार्डन मतलब क्या होता है, पार्डन मतलब प्रेसिडेंट के पास पूरी ताकत है कि वो एक पर्सन के ऊपर लगे सारे इल्जामों को खारिज करके उसको पूरा फ्री छोड़ सकता है। कम्यूट का मतलब होता है कि एक बड़े पनिशमेंट को एक छोटे पनिशमेंट में, मतलब एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट को एक लेस हार्श में कन्वर्ट कर देना। तो रिगरस इंप्रिजनमेंट को सिंपल इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देना, इसको कम्यूट बोलते हैं। रेमिशन का मतलब होता है कि पनिशमेंट का नेचर वही रहेगा, उसके टाइम ड्यूरेशन को कम कर देना, तो 20 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट को 10 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट करना। रेफ्रीव का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए
छोड़ देना उस पनिशमेंट को, मोस्ट प्रॉब्ली जिसको डेथ पेनल्टी दी जाती है उसको कुछ समय का रिप्रीव दिया जाता है ताकि वो अपने इनोसेंस को प्रूव करके अपने लिए भीख मांग सके जिंदगी की, ठीक है ना, इसको रिप्रीव बोलते हैं। रिस्पाइट मतलब डिग्री ऑफ पनिशमेंट को थोड़ा कम कर देना, अगर एक लेडी को प्रेगनेंसी है, ओल्ड एज है, ये सब चीजें। कोर्ट मार्शल मैंने बहुत डिटेल में आपको पहले समझाया है, लक्ष्मीकांत की वीडियोस देखी जाके, काफी बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे इतने कम समय में नहीं समझाया जा सकता। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में पर्टिकुलर टॉपिक आपको काम आएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारी चीजें फ्री आ रही है आपके पास। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट्स जवाब दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है 5 डाई इन पुणे सेरम इंस्टीट्यूट फायर। देखिए 5 लेबर्स की डेथ हो गई, क्योंकि सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो पुणे की फैसिलिटी है वहां पे आग लग गई 5वें फ्लोर पे, ठीक है ना भाई। यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, जो कि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर, उनका ये बोलना है कि जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविशील्ड की वैक्सीन स्टोरेज थी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। 5 लोग ही जान गए तो कोई बात नहीं, कोविशील्ड की फैसिलिटी को कोई नुकसान यहाँ पे नहीं पहुंचाया गया है, मतलब पहुंच पाया, अच्छी बात है। चलिए, उस वैक्सीन से काफी लोगों की बीमारी सॉल्व होगी। हुआ ये कि रोटा वायरस का प्लांट इंस्टॉलेशन चल रहा था इस SII की इंस्टीट्यूट में, और जो फायर था, एक स्पार्क प्लग गिरा एक इन्फ्लेमेबल मटेरियल की वजह से, जिसकी वजह से फायर लग गई। और बाद में जब तक फायर को बुझाया गया 5 बॉडीज अंदर से मिली, 5 लोगों की जान चली गई। साइरस एस पूनावाला, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, उन्होंने बोला कि इन लोगों को जो नॉर्मल कंपनसेशन मिलना था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इनकी फैमिलीज को पर पर्सन 25 लाख और मिलेंगे, लेकिन एक ह्यूमन लाइफ को कभी भी आप कितने भी पैसों से नहीं तोल सकते। जनरल स्टडीज पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। फिर भाई एक न्यूज, चाइना डिफेंड्स न्यू विलेज इन अरुणाचल प्रदेश एमिड बॉर्डर कंस्ट्रक्शन पुश। भैया हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि नजर आती है हमको ईस्टर्न सेक्टर में, जो कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर नजर आता है, उसमें भी बहुत सी जगहों पे घुस के चाइना ने इलाका ऑक्युपाई कर रखा है। समझ गया आप बात को। चाइना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि हम कभी भी अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, तो इस मैकमोहन लाइन को हम मानते ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना ने ये जो विलेज बनाया है, जिसकी इमेजेस घूम रही हैं, ये आपको विलेज बनता नजर आ रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, जो कि नवंबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 के बीच में हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो कि अबर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की तसारी चू रिवर के पास आता है, ये इलाका चाइनीज कंट्रोल के अंदर है 1959 से। और आप ये बोल सकते हो कि ओवरऑल पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कम से कम 2 डजन स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पे चाइना थोड़ी बहुत घुस के अंदर कुछ ना कुछ इलाका कब्जा चुके हैं। ओके, और चाइना क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी मिलिट्री को यहां पे स्टैब्लिश नहीं कर रहा है, अपनी सिविलियन पॉपुलेशन को इन इलाकों में स्टैब्लिश कर रहा है। क्योंकि देखिए मिलिट्री की जो लॉजिस्टिकल आप कह सकते हो कि रीच होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। अब हर जगह पे तो आप मिलिट्री नहीं कर दोगे ना, हजारों किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो चाइना क्या बोलता है कि अपने सिविलियंस को वहां पे स्टैब्लिश कर देता है, और सिविलियंस को अच्छा मोबाइल नेटवर्क वगैरह दे देगा, तो कल की डेट में इंडियन आर्मी वहां पे पहुंच के इलाका हटाना चाहेगी वहां से, तो भाई वो सिविलियंस आर्मी को खबर कर देंगे चाइना की आर्मी पहुंच जाएगी। भाई ये सिंपल लॉजिक होता है चाइना का। चाइना ने LAC का परसेप्शन मानने से मना कर दिया है। ये वो इलाका है अरुणाचल प्रदेश का जहां पे इस इलाके के काफी पास आसाम राइफल्स की एक पोस्ट हुआ करती थी 1959 पे, जिसके ऊपर चाइना ने अटैक कर दिया था। बाद में 1962 का वॉर आ गया। ये जो पर्टिकुलर इलाका है ना, जहां पे ये न्यूज अभी निकल के आ रही है कि भाई अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस के चाइना ने एक विलेज कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ये 2 किलोमीटर साउथ है मैकमोहन लाइन के। तो अगर आप कह लीजिए इधर तिब्बत है और इधर अरुणाचल प्रदेश है, तो अंदर 2 किलोमीटर आ गए हैं, और वहां पे आके उन्होंने इलाका कब्जा कर रख रखा है। तो समझिए मतलब काफी सेंसिटिव मैटर है ये, और ये इतने सेंसिटिव मैटर्स हैं जिनके बारे में देश की जनता को पता ही नहीं चलता है। आपको और मुझको और बहुत सारे और लोगों को ये सब चीजों के बारे में तब मालूम पड़ता है जब कोई इससे रिलेटेड न्यूज रिपोर्ट निकल के आती है, नहीं तो पता ही नहीं चलता है। और क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट ऐसी चीजों को पब्लिक डोमेन में नहीं आने देना चाहती। इससे उनकी इमेज खराब होगी और हो सकता है वो अगला इलेक्शन हार जाए। तो लोगों को ना पता चले। अब हम यहाँ पे मुंबई में बैठे हैं, यूपी में बैठे हैं, साउथ इंडिया में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, अंडमान में बैठे हैं, हमें क्या पता चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे क्या हो रहा है? हमें क्या पता चलेगा LAC पे क्या हो रहा है, गलवान में, लद्दाख में? वो तो हमें तब पता चलेगा ना जब मीडिया रिपोर्टिंग होगी। जब तक मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा चलेगा कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है। समझ गया बात को? और हमारी लाइफ पे भी उसका कोई सीधे सीधे इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल सोवरेनिटी तो वायलेट हो ही रही है। तो सरकारें इन चीजों को सामने आने ही नहीं देती। और मान लीजिए गलती से कोई चीज सामने आ भी जाए तो सरकार क्या बोल देती है कि भाई ये तो पुरानी सरकार के समय पे हुआ था,
तो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 1959 से टेरिटरी उनके कंट्रोल के अंदर में है, जो कि बात सही भी है। और अब बात यह है कि हमारी सरकार के पास ऑप्शंस क्या क्या है। देखिए, हमारी सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम उस इलाके को चाइना के ऑक्यूपेशन से वापस नहीं ले सकते। उस इलाके को चाइना के ऑक्यूपेशन से वापस लेने का मतलब है कि चाइना के साथ एक जंग शुरू कर देना। और चाइना के साथ जब जंग शुरू होगी, कुछ स्क्वायर किलोमीटर इलाके के चक्कर में लाखों करोड़ों लोगों की जानें चली जाएंगी, हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान हो जाएगा, लाखों करोड़ों नौकरियां चली जाएंगी, ओवरऑल इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो कुछ स्क्वायर किलोमीटर के इलाके के लिए इतनी बड़ी जंग नहीं झेली जा सकती। ये सिंपल लॉजिक है। इसलिए हमारी सरकार चुप बैठी है और हमारी सरकार के हाथ में कुछ है भी नहीं। इस चीज को सॉल्व करने का तरीका कब था? 1950s का वो टर्बुलेंट टाइम, जिस समय पे हमारा देश आजाद हुआ था। उस समय पे जब चाइना तिब्बत में घुस रहा था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जाके यूएसए से बात करनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं एग्रेसिव एटीट्यूड्स को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी और जो उनके साथ बाकी के लोग थे, वो कहीं ना कहीं पंचशील इंटरनेशनल पीस की बात करते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस दुनिया में जहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे डिजास्टर्स इवेंट्स हुए हैं, आप कभी भी पीस पे पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते। आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे रिलाई नहीं कर सकते। अपने आप को बचाने के लिए आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जीने नहीं देंगे लोग। ये एक इंडिविजुअल की लाइफ पे भी डिपेंड करता है, जो कि बाहर निकल के कुछ करना चाहता है। एक कंट्री पे भी डिपेंड करता है। इंडिया 1950 के समय पे कमजोर था, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं चाइना भी कमजोर था। चाइना उस समय पे एक एग्रेसिव माइंडसेट लेके आगे चला, इंडिया एग्रेसिव माइंडसेट लेके आगे नहीं चला, और इसका खामियाजा आज तक इंडिया भुगत रहा है। और ऐसा नहीं कि केवल उस समय की गलती है, बाद में भी इंडिया ने अपने आप को ताकतवर नहीं बनाया। चाइना एक वन पार्टी स्टेट बन के बहुत तेजी से डेवलप हुआ और हम डेमोक्रेसी के कुत्ते बिल्ली के खेल में ही लड़ते रह गए। उसके नुकसान आज देखने को हमें मिल रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर आज की लास्ट न्यूज, जिसके बारे में कल मैं एक्सटेंसिव कवरेज कर चुका हूं, बाइडेन बिगिंस डिसमेंटलिंग ट्रंप लीगेसी ऑन डे 1। देखिए भैया, बाइडेन ने 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को पहले ही दिन साइन किया है और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाए गए बहुत सारे नियमों कानूनों को यहां पे बदल दिया। जैसे कि ये बोला कि अमेरिका पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को साइन करेगा, अमेरिका WHO की फंडिंग को फिर से आगे शुरू करेगा, उसके साथ इन्वॉल्व होगा। अमेरिका जो सबसे पहला ऑर्डर बाइडेन ने साइन किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो ये था कि फेडरल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे सब लोग मास्क पहनेंगे। 4 लाख अमेरिकन वायरस की वजह से डेथ हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमको वायरस के अगेंस्ट जो फाइट है, इसको एक मेजर स्केल पे आगे बढ़ाना है। फिर ओबामा के समय पे एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हुआ करती थी, जो कि वर्ल्ड हेल्थ सिक्योरिटी और बायो डिफेंस से डील करती थी। उस यूनिट को फिर से बनाने की बात की है बाइडेन ने, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया था। इस प्रकार की और बहुत सी चीजें करी हैं। इन सब चीजों को मैंने कल एक वीडियो में बनाया है, जिसका टाइटल आपको नजर आ रहा है, जो बाइडेन रिवर्सिंग की डिसीजंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ऑन फर्स्ट डे एज यूएस प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट चेंजेस मेड। जो बाइडेन ने पहले दिन कौन कौन से चेंजेस किए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज में, और आगे आने वाले कुछ हफ्ते और डेज में क्या क्या चेंजेस करेंगे, इसके बारे में दिस इज अ डिटेल्ड वीडियो। जरूर देख लीजिए जाके, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। जनरल स्टडीज पेपर 1 में वीडियो आपको काम आएगी। गुड बाय।